नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रुक करेंगे इस वक्त की खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएमओ के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है। पीएमओ ने पीएम के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इन तीनों राज्यों में बिजली गिरने से करीब 68 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें जयपुर में 11, धौलपुर में 3, कोटा में 4 और झालावाड़ में 1 और बारां में 1 लोगों की मौत हुई है। और वहीं राजस्थान सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसमें 4 लाख इमरजेंसी रिलीफ फंड से और 1 लाख सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक एनजीओ में अवैध रूप से चल रहे अनाथ आश्रम से शनिवार को करीब 20 बच्चों को छुड़वाया गया है, जिनमें से 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है। वहीं बच्चे मध्य प्रदेश के मंडाला और बैतूल जिले के रहने वाले हैं। वहीं चंदा मांगने वाले पर्चे से इस अवैध रूप से चल रहे अनाथ आश्रम का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि ज़्यादातर बच्चों के मां बाप की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। फिलहाल समाज कल्याण विभाग ने बताया कि बच्चों के परिवार वालों का पता लगाया जा रहा है। दरअसल समाज कल्याण विभाग के मुताबिक जिस एनजीओ से इन बच्चों को छुड़वाया है, उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन मात्र 20 दिन पहले ही हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना जताई है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि भिलाई में लाइफ शो फाउंडेशन नाम का एनजीओ राखी क्षेत्र के सेक्टर 29 में अवैध रूप से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में टीम ने जब छापा मारा तो एक घर में ये बच्चे बरामद हुए। वहीं टीम ने सभी लड़कों को बाल गृह और लड़कियों को बालिका गृह में भेज दिया गया है। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे भी बरामद हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस ने पिछले 24 घंटे में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने कहा कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान
आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। और वहीं राजभर ने बताया कि उनकी पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं पहल कर केजरीवाल से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का समय निर्धारित किया है। और वहीं उन्होंने दावा भी किया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान पर असर पड़ा है। कमी की वजह से रविवार को किसी भी सरकारी केंद्र पर वैक्सीन नहीं दी गई। विदेशी पर्यटकों के लिए भी वैक्सीन की कमी थी। और वहीं गुरुग्राम प्रशासन का दावा है कि जिले में योग्य 89% व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से एक खुराक अवश्य मिल चुकी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लोगों को वैक्सीन देने की रफ्तार थम सी गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। अगले कुछ हफ्तों तक रफ्तार में तेजी आने की कोई संभावना नहीं है। और वहीं हरियाणा सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच वाले हफ्ते में पिछले हफ्ते की तुलना में आधे से भी कम लोगों को वैक्सीन दी गई है। पिछले हफ्ते 1,89,678 लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई गई, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ 79,947 लोगों को ही वैक्सीन की खुराक दी गई। और वहीं आपको बता दें, पिछले हफ्ते 1,12,399 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली, जबकि इस हफ्ते सिर्फ 45,951 लोगों को ही पहली खुराक मिली। हालांकि 30,996 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगवा ली है। कमी की वजह से रविवार को किसी भी सरकारी केंद्र पर वैक्सीन नहीं दी गई। और वहीं शनिवार को सरकारी केंद्रों भी स्पुतनिक वी वैक्सीन को देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन रविवार स्पुतनिक भी किसी को नहीं दी गई। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन दी जा रही है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि हमारे पास वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसलिए अगले कुछ दिनों में ही हम आगे की योजना पर काम कर पाएंगे। अब सिर्फ यह एक या दिन ही वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलेगी, इसके बाद पहली खुराक हमारी प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। रविवार को वे दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि यदि पार्टी हाईकमान किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो वह इसके लिए तैयार है। सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद में प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद बघेल ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के कहने पर ही छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ ली थी। यदि हाईकमान कहेगा तो वह पद छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं, महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हुई है। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त को लेकर चल रही अटकलों पर बघेल ने कहा कि हाईकमान ने मुझे शपथ लेने को कहा था, इसलिए मैंने ली। जब वो कहेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ही होगा। इस तरह के समझौते गठबंधन सरकार में होते हैं। और वहीं जनपद के बाहर पत्रकारों से चर्चा में बघेल ने कहा कि वे अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। भूपेश ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 2/3 बहुमत है। मैंने प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की, अब पीएल पुनिया जी से मिलना है। अगर हाईकमान मुझे आने वाले यूपी चुनाव में जिम्मेदारी देता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और वहीं बिलासपुर में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण संविदा अवधि की गणना सेवाकाल अवधि में करने समेत 12 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी संघ 15 जुलाई से रायपुर डगनिया स्थित मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर दिन अलग अलग क्षेत्र के 3 प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बिलासपुर के पदाधिकारी 16 जुलाई को जाएंगे। बता दें कि महासंघ के प्रदेश परामर्शदात्री की बैठक शनिवार को रायपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस.के. मजूमदार की उपस्थिति में हुई, जिसमें 15 से 26 जुलाई तक धरने देने का निर्णय लिया गया है। पहले दिन रायपुर, दूसरे दिन बिलासपुर और 19 जुलाई को दुर्ग क्षेत्र के 3 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसी तरह अंतिम दिन तक इसी तरह हर क्षेत्र के पदाधिकारी पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी अधिवेशन पर भी चर्चा का निर्णय लिया जाएगा। धरना आंदोलन समाप्त होने के बाद इस पर विचार कर तारीख और स्थान का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी मनीष कुमार छत्री ने बताया कि 12 मांगों को लेकर संघ कई दिनों से धरना कर रहा है। कोरोना काल में ट्यूशन फीस ही वसूलने और स्कूल नहीं खोलने के सरकार के फैसले के विरोध में प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल की घोषणा की गई है। सरकार के फैसले के विरोध में सागर में भी प्राइवेट स्कूल सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हड़ताल के दौरान 12 जुलाई को ऑनलाइन क्लासेस बंद रखी जाएंगी, लेकिन 13 जुलाई से रोजाना की तरह ऑनलाइन क्लासेस लगातार विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई जाएगी। सोसाइटी ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को संगठन की कोर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि 12 जुलाई को विरोध में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान सिर्फ 12 जुलाई को ही ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और वहीं 13 जुलाई से पूर्वानुसार क्लासेस लगेंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। और वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में प्रदेश में 12 से 14 जुलाई तक कोरोना की वैक्सीन टीका अभियान के तहत नहीं लगेगी। हालांकि जिले उपलब्ध स्टॉक से वैक्सीन लगाने के सत्र आयोजित कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने सभी CMHO और जिला टीकाकरण अधिकारियों को निर्देश भेजे। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार की तरफ से जिलों को वैक्सीन नहीं भेजी जाएगी। 12 जुलाई की स्थिति में जिले पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार वैक्सीन के सत्र आयोजित कर निर्देश के अनुसार 13 जुलाई को नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित होंगे। इसके अलावा सभी 12 जिलों से 14 जुलाई के बीच गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीका लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार स्टाफ को प्रशिक्षित करने का काम पूरा करें। सभी जिलों को इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन उपकरणों और वैक्सीन वाहनों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रख रखाव का कार्य किया जाए। साथ ही कोल्ड चेन फोकल पॉइंट स्तर पर उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन का सत्यापन रिकॉर्ड के अनुसार करने को कहा गया है। बता दें, राज्य में अब तक 2,39,34,746 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 2,01,43,708 लोगों को पहला डोज और वहीं 37,91,038 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 58 गांव में आज से खेती किसानी का काम नहीं होगा। रेलवे ने किसानों से अधिकृत भूमि पर खेती नहीं करने को कहा है, जिसके चलते जिले के 58 गांव में खेती का काम पूरी तरह से बंद है। कॉरिडोर के तहत अधिकृत भूमि पर खेती के लिए रोक लगाई गई है। बता दें कि गेवरा रोड पेंड्रा रेल कॉरिडोर में कोरबा जिले के 58 गांव इसमें शामिल है। 15 दिनों के भीतर पटरी बिछाने का काम शुरू होगा, जिसके चलते जिले के 58 गांव में खेती किसानी का काम नहीं होगा। बता दें कि लंबे समय से काम अटका हुआ है, वहीं अब खेती पर रोक लगाई गई है।
उम्मीद है कि अब काम में तेजी आएगी।